स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का ये पाठ जिसका नाम है धातु और अधातु। दोस्तों वन शॉट की ये वीडियो कैसी लगेगी, बस आपका हमें एक प्यारा सा कमेंट चाहिए और कुछ नहीं। दोस्तों इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2 के वीडियो बना के रखे हैं, उसे जाके ज़रूर देखिए। दोस्तों ये वन शॉट का वीडियो मैं कोशिश करूंगा आपके जीवन का सबसे बढ़िया वन शॉट का वीडियो बन जाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ खास होता है आज के हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 10th धातु एवं अधातु जो कि हमारा एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड है, उस चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें अपने यूनिवर्स में क्या क्या घटित हुआ है उसके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सारे ब्रह्मांड में पदार्थों को महापंच तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। ठीक दोस्तों, इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम फिट करके याद कर लीजिए। और जैसा कि आपको पता है और आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ के हुए आए हुए हैं कि रॉबर्ट बायल जो थे, उन्होंने किसके बारे में दोस्तों, तत्वों के बारे में बताया था और उसके बाद लेवाइसिए ने उनको परिभाषित किया था। दोस्तों इसी तरीके से हमारा जॉन डाल्टन जो वैज्ञानिक थे भैया, उन्होंने एटम के बारे में हमें बताया था कि वो नॉन डिविजिबल है, लेकिन बाद में उसका खंडन हो गया। अब ये और बात है। तो दोस्तों इस ब्रह्मांड में महापंच तत्वों की बातें करी जाती थी कि 5 तत्व होते हैं ये, इस प्रकार के अग्नि जल इनकी बातें की जाती थी 5 तत्वों में। लेकिन बाद में इनको जो है उष्मा के चालकता तथा इनकी प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। और वो 3 भाग क्या थे दोस्तों? वो 3 भाग धातु, अधातु और उपधातु थे। यानी पदार्थ को 3 तरीकों में बांट दिया गया। एक को धातु कहा गया, एक को उपधातु कहा गया और एक को अधातु कहा गया। यदि बात करें धातु की तो आज क्या देखते हैं इस वीडियो में, सबसे पहली बात तो यही है भाई, धातु के बारे में बात हो रहा है। तो धातु के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि जो विद्युत तथा उष्मा का चालन करता है। अब चालन क्या होता है तो मैं बता देता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कोई एक सड़क है, उस सड़क पर बहुत गड्ढे हैं, तो उस पर जो गाड़ी जा रही होगी, उस पर जो वाहन जा रहा होगा मेरे दोस्त, तो वो बहुत ही ज़्यादा हुचक के जाएगा, जिसे क्या कहेंगे कि भाई वो सड़क गाड़ियों का सही से चालन नहीं करती है। आया बात समझ में? इसी तरीके से जब हम कहीं पर करंट देते हैं किसी धातु में, अगर करंट यानी वो विद्युत को आसानी से अपने अंदर चलने देता है तो हम कहेंगे कि ये धातु विद्युत का चालन करती है। इसी प्रकार से हम किसी चीज को यदि गर्म करते हैं और वह गर्म हो जाती है और साथ ही साथ अगर उसके आगे हम कोई और भी पदार्थ जो है उसके टच में कर दें तो वह उसे गर्म कर देती है, तो हम कहेंगे भैया यह पदार्थ उष्मा का चालन करती है। एकदम सीधी सी बात। तो धातु वो होते हैं जो विद्युत और उष्मा का चालन करते हैं, सीधी सी बात है। और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जो धातु होते हैं दोस्तों वो ऋण त्याग कर, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। चलिए जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं एक यौगिक आपने देखा होगा जिसका नाम होगा NaCl। आप इसके नाम से बिल्कुल अवगत होंगे क्योंकि ये हमारा कॉमन सॉल्ट है। क्या है दोस्तों? ये हमारा कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक है। क्या है दोस्तों? हमारा साधारण नमक है। इसे हम डेली जो है अपने खाने में यूज करते हैं। ये और बात है कि इसमें आयोडीन भी मिलाया होता है, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक खाने की वजह से हमें एक घेंघा नामक रोग नहीं होता है। तो आयोडीन युक्त नमक ही हमें खाना चाहिए। फिलहाल आज के टाइम पर सभी नमकों में आयोडीन युक्त आ रहा है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भैया अच्छा नमक खाइए। ठीक, हाँ अच्छा नमक खाइए। ये नहीं कि किसी ब्रांडेड कंपनी के नाम पे कोई भी चीज़ जो है मिक्स करके नाम में कुछ बदलाव करके बेच रहा है तो आप वही चिपका रहे हैं। तो जो भी खाइए अच्छा खाइए, भगवान आपकी आयु लंबी करे, बस और क्या। तो भाई धनायन बना रहा है कोई भी धातु, मैं अभी दिखा देता हूं। देखिए ये क्या है, ये हमारा सूत्र है साधारण नमक का।
अब साधारण नमक का सूत्र है, तो हम ये कौन सा बंध है, पहले ये भी तो जाना जाए, कौन सा बंध है ये तो जानिए। तो ये एक तरीके का आयनिक बंध बना हुआ है। कैसा है? आयनिक बॉन्ड है दोस्तों। अब आयनिक बॉन्ड है, इसका जो है अब आगे आपको चैप्टर 4 में इसके बारे में पढ़ाऊंगा ही, फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देखिए, जो आपका सोडियम है और जो आपका क्लोरीन है, ये दोनों मिलकर इसे बना रहे हैं, एकदम सही, इसमें कोई लोचा लफड़ा नहीं है। तो भाई सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और कैल्शियम का कितना है? 17 है। अब सोडियम का 11 कैसे है, ये कैसे पता चला था? तो याद रखिएगा, किसी भी जो उसके तत्व होते हैं, कोई भी तत्व का जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन की ही संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, याद रखिएगा। और उसके अंदर जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही, जिसके उसका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, त्याग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरू की बात कर रहा हूँ, उदासीनता की स्थिति में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये आ जाता है 2,8,1, ये आ जाता है 2,8,1। तो ये इसके पास अभी हम देख रहे हैं कि इसका 8 तक स्तर पूर्व होने के बावजूद इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी अधिक है, दान कर सकता है, ये किसी को दे सकता है, ये किसी को दे सकता है मेरे दोस्त। इसी तरीके से जब हम क्लोरीन का देखते हैं तो ये यहाँ पे 2,8, हमें कितना दिखता है? 7, और इसे पूरा करने के लिए 8 चाहिए। तो होता क्या है कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, ले लेने के बाद सोडियम के पास क्या बचता है दोस्तों? 2,8, और क्लोरीन के पास क्या हो जाता है? 2,8,8। ठीक दोस्तों, तो जब इन्हें तोड़ा जाता है, जब इस NaCl को तोड़ा जाता है दोस्तों, तो Na के पास कितना रह जाता है? केवल 10। 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव आ जाता है, और क्लोरीन ने 1 ग्रहण कर लिया, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो याद रखिएगा, देने वाले को दाता कहते हैं, देने वाले को दाता कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, उन्हें हम दाता कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, उन्हें हम ग्राही कहते हैं। एकदम प्यार से, एकदम अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, परेशानी नहीं आने देंगे, एकदम प्यार से पढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हमने जाना कि जो ये सोडियम है वो धातु है। तो ये धातु का जो काम होता है, क्या होता है? ये ऋण आयन को त्याग करके, ये ऋण आयन का त्याग करके क्या बना सकते हैं? ये क्या बना सकते हैं दोस्तों? धन आयन बना सकते हैं। और ये जो हमारा क्लोरीन है वो अधातु है। तो हमारी जो क्लोरीन है वो अधातु है। तो सीधी सी एक बात समझिए कि भैया क्लोरीन एक ग्रहण कर सकता है, ग्रहण किया है, तो यानी ये एक अधातु है, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ये ऋणात्मक हो जाता है, ये खुद के ऊपर ऋण आयन ले आ जाता है, इसके ऊपर जो आवेश है वो ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और इसके ऊपर जो आवेश है वो धनात्मक आवेश आ जाता है। एकदम प्यार से बात था, एकदम इजी वे में बातें करते हैं, क्यों इधर लफड़ा वफड़ा करने का दिक्कत? अरे यार हटाओ ना, बस आसानी से समझो कि जो जिसके ऊपर प्लस होता है भैया, जिसके ऊपर धन आयन आ जाता है वो भाई धातु है, जिसके ऊपर माइनस आ जाता है भैया कौन है? हमारा अधातु है। अब देखिए उपधातु के बारे में बात अभी करेंगे भाई, सब कुछ आगे चलेगा, अधातु भी आगे है। अभी यहाँ पर हम अधातु के बारे में कुछ बातें कर लिए हैं, वो अलग की बात है, लेकिन अभी बहुत आगे हम इस बात को लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को हम लेकर बहुत आगे चलेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बस प्यार से पढ़ते चलिए, यही आपके लिए बेहतर है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। भैया आपने धातु की परिभाषा को पढ़ लिया, धातु के और एक बात मैं और बता दूं कि अभी तक के ज्ञात तत्वों में सबसे ज़्यादा जो है संख्या धातुओं की ही है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि भैया आपका जो यस ब्लॉक का तत्व है वो ससुरा का पूरा वही है, डी ब्लॉक वाले भी यहीं में घुसुरे हुए हैं, तो ये दोनों मिला के ज़्यादा हो जाता है, तो अधिकतर जो है यही है। अब बात करते हैं धातुओं के कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटी है। द क्वालिटी ऑफ मेटल, बात करिए क्वालिटी ऑफ मेटल। तो मेटल यानी इसे हाँ याद रखिएगा, धातु को मेटल भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे बात क्या है। अब यहाँ पे बात है कि भैया इसका जो है हमने पहला हेडिंग लिख के रखा है धातु का चमक, यानी धात्विक चमक, यानी धातुओं में अपनी एक विशेष चमक होती है, यानी धातु के पास अपनी एक विशेष चमक होती है जिसे हम कहते हैं धात्विक
चमक। जैसे सोना ले लीजिए, सोने का अपना अलग ही होता है, ठीक, सोने का अलग होता है, वो भी आपने सुना होगा कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, ठीक। तो वो पीली चीज का नाम क्या है दोस्तों? उस पीली चीज का नाम पीतल है, वो भी तो धातु है। इसी तरीके से चांदी हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, लोहा में थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी होता है। तो हर एक धातु का अपना एक विशेष जो है, एक विशेष चमक होता है जिसे हम धात्विक चमक का नाम देते हैं। अब उसी धातु में हमारे पास, अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, अब धातु तो चमकदार होता ही होता है, लेकिन आयोडीन अधातु है मेरे भाई, और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, और कार्बन भी अधातु है, लेकिन ये दोनों चमकदार होते हैं। तो ये अपवाद हैं, इस बात को याद रखिएगा कि ये अपवाद हैं, इन्हें एक्सेप्शन में मैंने डाला हुआ है कि आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद चमकते हैं मेरे भाई, बावजूद चमकते हैं। एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट, एकदम दुलारा सा कॉन्सेप्ट, ठीक दोस्तों। अब देखिए अगला हेडिंग है हमारे पास विद्युत उष्मीय चालकता। तो विद्युत की जो उष्मीय चालकता होती है वो बहुत उच्च होती है। तो जो विद्युत उष्मीय चालकता है, मतलब विद्युत चालकता भी करंट को भी बहुत अच्छे से फ्लो करता है और साथ ही साथ उष्मा को भी बहुत अच्छे से फ्लो करता है। अगर बात करें कि कौन सी धातु दोस्तों सबसे ज्यादा अच्छी चालक मानी जाती है, तो याद रखिएगा उसे हम कहते हैं चांदी। चांदी में बहुत ही अच्छे तरीके से विद्युत का चालन होता है, और आपका कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, लोहे में थोड़ा सही है लेकिन इसीलिए जान लीजिए कि एल्यूमिनियम कॉपर के तारों का इस्तेमाल इसीलिए अधिकतर किया जाता है क्योंकि वो चालक भी अच्छे हैं और थोड़ा जो है संचरण भी उनका बहुत धीरे से होता है, इसलिए उन्हें यूज कर लिया जाता है। अब बात ये करें कि भैया संचरण क्या होता है, तो याद रखिएगा कि मैंने आपको पिछले चैप्टरों में पढ़ा के रखा है कि संचरण जो होता है वो किसी भी, जब कोई धातु ऑक्सीजन या नम हवा के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे हम संचरण कहते हैं। लोहे में इसी का नाम जंग रखा गया है और वह भूरे कलर का लगता है, चांदी में वह काले कलर का लगता है, और जब हम बात करते हैं कॉपर में तो कॉपर में हरे रंग का लगता है मेरे दोस्त। इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट था इसका। अब बात कर लेते हैं भैया, इसमें भी अपवाद घुसुड़ के बैठे हुए हैं। तो इसका पहला अपवाद है भैया क्या, पीबी, ठीक। दूसरा का क्या है, मरकरी, उसके बाद टंगस्टन। तो हमारे पास यहाँ पे ये तीन लोग भैया हैं, ये भी क्या है कि ये देखिए, ये Hg आप जानते होंगे द्रवित धातु है परंतु द्रव के अवस्था में रखा हुआ है, एकदम सीधा सा बात है, ठीक। तो ये अपवाद घोषित हैं, ये हैं तो धातु परंतु ये विद्युत एवं उष्मीय चालकताओं को दिखाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए हमने इन्हें अपने एक्सेप्शन में डालकर रखा हुआ है, कोई और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं आघातवर्धनीयता क्या होती है। तो आघातवर्धनीयता मतलब ये होता है, जैसे देखिए होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा जो है बहुत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, तो ससुरे को जितना पीटो भाई साहब, जितना मारो, लेकिन वो सुधरने की जगह पे क्या होता है, और बर्बाद होता है। इसी तरीके से जो हमारे धातु होते हैं उसी तरीके से इनका भी काम होता है। तो धातु को क्या होता है कि जब धातु को आप हथौड़े से पीटते हैं, जब धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो क्या होता है दोस्तों, आघातवर्धनीयता, वो टूटते नहीं हैं, वो चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो एक चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भैया इसको क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आघातवर्धनीयता कहते हैं। एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हुई, एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट। चलिए अब आघातवर्धनीयता में देखिए अपवाद है हमारा जिंक और Hg। अब Hg लिक्विड है तो उसे तो आप पीट नहीं पाएंगे, और जिंक जो होता है भंगुरता, भाई देखिए इनमें भंगुरता का भी गुण पाया जाता है, यानी इनको जो है आप दबा नहीं पाएंगे उतना आसानी से, ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो अब देखते हैं कठोरता। अब कठोरता की बात करते हैं तो अपवाद में मैंने यहाँ पे भी लिखा है भाई कठोर होते हैं धातु। अभी आप कहेंगे कि भैया लोहा का राड ओड देख लीजिए कितना फेमस है, आपका सरिया उरिया से क्या बनता है, घर बनता है, क्यों नहीं आप प्लास्टिक से बनाते हैं, क्योंकि कमजोर होता है। कठोर कौन होता है भाई, लोहा होता है। अब याद रखिएगा कुछ मुलायम धातुएं भी हैं,
जैसे आपका सोना है, सोना बहुत मुलायम होता है। अब मुलायमता का इसका सीधा सीधा मैं आपको बात बता देता हूँ। देखिए जितनी भी ज्वेलरी बनती है वो 100% शुद्ध तो कोई नहीं बनाता है, भले डंका पीटे वो अलग की बात है। अब 24 कैरेट गोल्ड आपका केवल बिस्किट में मिलता है, तो 24 कभी कभी तो उसमें भी धांधली हो जाती है भाई साहब, कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो 24 कैरेट गोल्ड का जो है, 24 कैरेट गोल्ड का धातु नहीं बनता, उसमें क्या किया जाता है कि 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट उसमें ये क्या मिला देते हैं, या तो चांदी मिला देंगे या तो कापर। अब देखिए भाई साहब, जो सुनार लोग हैं बहुत चतुर हो चुका है, तो वो काहे चांदी मिलाए, वो 2 ग्राम थोड़ा सा कापर ही कहेगा मिला दें, ससुरा काम हो जाना चाहिए, और क्या कुछ चांदियों बचा लेता है। बताओ 2 ग्राम से क्या हो जाता है, फिर भी लोग हैं, उनकी सोच है और क्या। तो भैया कठोरता यानी सीधी सी बात है, कठोरता यानी सीधी सी बात है कि हम ये बात कर रहे हैं कि कठोरता के बारे में कि भैया ये अपवाद में क्या, सोडियम और पोटेशियम, तो धातुएं है सोडियम और पोटेशियम। तो धातु और भैया सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इतना जो है ये मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो काहे का कठोर है भाई तुम, तो कैसे धातु कठोर है? अरे भैया अपवाद में बोल दिए ना, काहे भड़क रहे हैं? हाँ भड़क कह रहे हैं भाई साहब। तो अपवाद जो है वो हमारा यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम होता है, क्योंकि इन्हें ये मुलायम होते हैं और इन्हें काटा जा सकता है, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं गलनांक के बारे में। तो गलनांक ही नहीं, इसका क्वथनांक भी बहुत उच्च होता है। धातुओं को इतना आसानी से ही नहीं है कि आप गर्म करते रहेंगे उच्च हो जाएंगे तुरंत, नहीं, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा इनका क्या होता है दोस्तों, इनका गलनांक थोड़ा सा उच्च होता है, हाई क्वालिटी का इनका गलनांक होता है। यानी इनको गलाने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस, 1700 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस इस तरीके के यूज आते हैं। परंतु ये दुई ससुरे इसमें भी अपवाद बन के बैठे हुए हैं भाई साहब। तो देखिए इसमें सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम 98 डिग्री सेल्सियस में गल जाता है। इसका साक्षात उदाहरण आपके खाने में दिखता है, नमक गल जाता है कि नहीं। और पोटेशियम भैया 64 डिग्री सेल्सियस पे भैया क्यों, इसका भी उदाहरण है। देखिए ज़्यादा गर्मी पड़ती रहती है तो आप अपने खेतों में पोटास डालते होंगे, यदि आप किसान के बच्चे हैं। और अगर किसान के बच्चे हैं तो आपके पिताजी को बिल्कुल मेरी तरफ से एक सैल्यूट जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में भैया जय जवान जय किसान, ठीक भाई। तो किसानों को हमेशा सपोर्ट करिए, और अगर यदि कोई गरीब किसान आपको कभी मिले तो उसका हेल्प भी करिए, अगर यदि वो परेशान है, ठीक। चलिए तो देखिए गलनांक इनका हाई होता है, और सोडियम का क्या होता है दोस्तों 98 डिग्री सेल्सियस, और पोटेशियम का क्या होता है 64 डिग्री सेल्सियस। एकदम आराम से, एकदम प्यार से बात मैंने की। अब बात कर लेता हूं घनत्व के बारे में। तो घनत्व क्या होता है, तो कोई चीज कितनी भारी है ये उसका घनत्व कहलाता है। यानी धातुएं क्या होती हैं, भारी भी होती हैं। कोई धातु ले लेते हैं, अभी ऑस्मियम की बात करें तो ऑस्मियम बहुत भारी धातु है। ऑस्मियम तो भाई बहुत भारी धातु है, सीधी सी बात है। तो बहुत सी भारी धातुएं हैं, ठीक। तो लेकिन दोस्तों अभी इसमें अपवाद भी है। लेकिन क्या है दोस्तों, इसमें अभी अपवाद भी है। अब देखिए इसमें अपवाद क्या है, तो इसमें क्षार धातुएं अपवाद है आपकी। अब क्षार धातुएं कौन है, हलीना ने की रब से फरियाद, आपने ये पढ़ा भी होगा कि हलीना ने की रब से फरियाद। तो इसमें आपने ये सब देखा है। तो ये क्या होती है, ये देखिए इनका घनत्व कम होता है, कुल मिला के सीधी सी बात है, घनत्व कम होता है, भारीपन कम होता है इनमें, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ध्वनि को मैंने 2 बार लिख दिया था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, इरेज कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट ध्वनि, विशिष्ट ध्वनि क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। तो जो विशेष ध्वनि होती है इसमें क्या होती है कि मतलब धातुओं में अपनी एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। ये जब इनको पीटी उठिए तो एक अपनी अलग आवाज़ देते हैं, इनके पास अपनी एक अलग जो है आवाज़ होती है। इसीलिए विद्यालयों में घंटी का इस्तेमाल आपको सीधे तौर पर दिख जाएगा। और हमारे मोदी साहब ने एक बार टन 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 टनवाया था, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। बिल्कुल हमारे जो घर के बर्तन हैं वो भी किससे बने होते हैं दोस्तों, वो भी हमारे किससे बने होते हैं, धातुओं से बने होते हैं। तो उनमें एक विशेष आवाज़ होती है, जैसे कि आप जानते भी हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, कि धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है। अब देखिए ये तो भाई कुल मिला के इसके भौतिक गुण भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये इसके जो भौतिक गुण थे। अब बात कर लेते हैं कि इसके जो रासायनिक गुण है, तो इसके जो रासायनिक गुण हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये सब तो इसका भौतिक गुण था। अब बात कर लेते हैं कि इसका रासायनिक गुण क्या है।
तो धातुओं का जो रासायनिक गुण होता है उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, जब कभी भी मेटल आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मेरे दोस्त वो बनाएगा धातु ऑक्साइड। वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा धातु ऑक्साइड। इसका एक साक्षात उदाहरण मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, आपको दिखा देते हैं कि कॉपर को जब गर्म किया जाता है, जब कॉपर को गर्म किया जाएगा तो उस पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। जब हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कॉपर को गर्म करते हैं तो वहां पर मेरे भाई क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड। वो भी उसके ऊपर एक काले रंग की परत आ जाती है। यदि आपको नहीं यकीन है तो आप एक काम करिए, कॉपर का कोई तार लीजिए, कॉपर के तार को थोड़ा सा आग में जलाकर देख लीजिए, तुरंत आपको उसके ऊपर एक काले कलर का जो है व्यवस्था प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? काले रंग का कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, 2Cu+O2, 2Cu+O2 इक्वल टू 2CuO। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बन गया मेरे दोस्त? यहाँ से आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया मेरे दोस्त? तो यहाँ पर आपके पास ये मौजूद है। ठीक मेरे दोस्त। अब ये दोस्तों देखिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है, जब एल्यूमिनियम यहाँ पर रिएक्शन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो भी क्या बनाता है भाई? ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और याद रखिए, जब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो ये अभिक्रिया से प्राप्त हुआ जो भी ऑक्साइड है, ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी प्रकृति का यानी ये उभयधर्मी की प्रकृति का कैसे होगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने धातु लिया है, यहाँ पे मुझे धातु ऑक्साइड लिखना चाहिए था। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक दोनों से रिएक्शन करें और लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी प्रकृति का कहते हैं। एकदम सीधी सी बात। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे क्या बनाया मेरे दोस्त? यहाँ पर क्या बना दिया? लवण तथा जल। और इसी तरीके से जब इसने क्षार के साथ अभिक्रिया किया तो भी इसने क्या बनाया? लवण तथा जल। ये बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी है, एकदम ध्यान रखनी। इसी तरीके से मेरे दोस्त कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार देते हैं। तो कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में घुलकर क्या देते हैं मेरे दोस्त? क्षार देते हैं। जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे जल में घुलकर क्या देता है? 2NaOH देता है। और जो आपका पोटेशियम ऑक्साइड होता है वो क्या देता है दोस्तों? वो हमें क्या देता है? जब जल में घुलता है तो वो भी हमें क्या देता है? एक क्षार देता है, जो कि 2KOH है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया? ये हमारे पास इतना व्यवस्था था। ठीक, अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि धातु जल के साथ कैसी अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि धातु, कोई एक धातु ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पोटेशियम ले लिया है। तो यदि पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्साइड जो, माफ करिए, जो आपका ये जल है, तो जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ? जल के साथ। तो पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या कर रहा है? एक जो है KOH बना रहा है, एक हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और क्या कर रहा है दोस्तों? H2 हाइड्रोजन गैस को निकाल रहा है और साथ ही साथ उष्मा को निकाल रहा है। बात आया समझ में? तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो वो क्या करते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड निकालती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती है तथा उष्मा निकालती हैं। अब आप इसकी जगह पर चाहे सोडियम ले लीजिए, चाहे Zn ले लीजिए, चाहे Ca ले लीजिए, सबके लिए रिएक्शन ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे Na आ जाएगा और अन्यथा कुछ भी बदलाव नहीं होगा। दोस्तों अब देखिए, यदि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो क्या होता है? तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनता है और एक हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकलता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने Na ले लिया, एक सोडियम ले लिया जो कि एक धातु है, और सोडियम का रिएक्शन मैंने करा दिया दोस्तों किसके साथ? HCl के साथ, 2HCl के साथ। तो जो रिएक्शन की वजह से मुझे प्राप्त होने वाला है वो क्या है दोस्तों? वो है 2NaCl। 2NaCl एक लवण है और मेरे पास क्या होगा? H2, यानी ये मेरी गैस बाहर जाएगी। यानी जो मुझे प्राप्त हुआ है वो क्या है दोस्तों? लवण है, और जो बाहर मुक्त हो रहा है वो क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। तो हम ये कह सकते हैं आराम से कि जब हमारा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें जिस चीज़ की प्राप्ति होती है वो लवण होता है और हमारे पास हाइड्रोजन होता है। और एक चीज़ और अगर हम देखें तो हम एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर
जो हाइड्रोजन है वो मुक्तिकरण में है, यानी मुक्त होता रहता है। बात आई समझ में। अब देखिए, अगर धातुओं का लवण विलयन के साथ रिएक्शन हो तो क्या, तो देखिए होता क्या है, यदि एक कम क्रियाशील और एक अधिक क्रियाशील धातु हो और कम क्रियाशील धातु का जो सल्फेट विलयन हो तो वो क्या करता है दोस्तों, जो कि अधिक क्रियाशील तत्व है वह उसके विलयन को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और उसकी जगह स्वयं आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील था, तो इसने क्या किया, जिंक को हटा दिया, माफ़ करिए ये कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया। तो ये होती है दोस्तों हमारी, जब हम धातुओं का लवण के विलयनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तब हमारा सिचुएशन ऐसा होता है। एकदम आराम से दोस्तों वन शॉट क्लियर हो रहा है। ठीक दोस्तों, अब देखिए नंबर आता है किसके ऊपर दोस्तों, सक्रियता श्रेणी के ऊपर। किस पर दोस्तों, सक्रियता श्रेणी के ऊपर। आप कैसे जानेंगे कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो देखिए एक एरो है। सक्रियता श्रेणी होती क्या है, तो मैं आपको समझाऊं अगर सक्रियता श्रेणी क्या होती है तो समझिएगा दोस्तों। देखिए धातु क्या होते हैं मेरे बच्चे, धातुओं का गुण क्या है, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए जाने जाते हैं। और धातुएं क्या बनाती हैं फिर उसके बाद, तब धातुओं को धनायन बनाया जाता है, यानी वो धनायन हो जाती हैं। ठीक, तो धातुएं क्या होती हैं, वो धनायनित हो जाती हैं। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अर्थात जो जितना अभिक्रियाशील होता है, उसके अनुसार एक श्रेणी बनाई गई, क्रम के हिसाब से जब रखा गया तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भैया हमने एक सीरीज बनाई, वो भी कैसी सीरीज बनाई, एक ऐसी सीरीज बनाई जिसमें क्या था कि हमारे जितने भी तत्व थे वो एक लाइन से रखे थे। किस लाइन में दोस्तों, अपने अभिक्रियाशीलता के अनुसार। तो इस क्रम को क्या कहा गया दोस्तों, इस क्रम को नाम दिया गया सक्रियता श्रेणी। तो इसका में देखिए आपका पहला नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे पोटेशियम रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है दोस्तों, पोटेशियम रखा हुआ है। यहाँ पर पोटेशियम है, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, सोडियम है, फिर उसके बाद क्या है, सोडियम है, फिर क्या है दोस्तों, कैल्शियम है। ये हमारा क्या है, कैल्शियम है। ठीक दोस्तों, ये क्या है, मैग्नीशियम है। ये क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम। और ये एल्यूमिनियम, ये क्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम। ठीक, और उसी के साथ ये क्या है, ये हमारा जिंक, और ये हमारा फेरस, और ये दोस्तों ये हमारा लेड है, ये हमारा हाइड्रोजन है। ठीक, ये हमारा हाइड्रोजन है, और ये कॉपर है। ये क्या है दोस्तों, कॉपर। ये हमारा क्या है, लेड, माफ़ करिए मैंने यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गलती से पीबी लिख दिया था, यहाँ पे मरकरी होगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे मरकरी, ठीक, यहाँ पे मरकरी, ये आपका चांदी और ये आपका सोना। ये क्या दोस्तों, सोना। अब देखिए ये दोस्तों अभिक्रियाशीलता है, तो ये हमारे इतने अधिक क्रियाशील तत्व हैं और ये हमारे कम क्रियाशील तत्व हैं। तो हाइड्रोजन के बाद से कम क्रियाशीलता दिख रही है, तो यानी इस फॉर्म में क्या दिखता है दोस्तों कि अभिक्रियाशील बराबर कम हो रहा है, मतलब अभिक्रियाशीलता कम हो रही है। इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद किया जाता है दोस्तों, जो कि है पोशाक। देखिए, पोशाक मेरा एलो जानू आयरलैंड से लाया हूँ। देखिए, आयरलैंड से लाया हूँ, कस के पकड़ो यानी पारा, कस के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पारा, तो कस के पकड़ो चांदी सोने का बनवाया हूँ। तो इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो ये हमारा धातु के जल के साथ अभिक्रिया आपने देखा, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया देखा, धातुओं का लवण विलयनों के साथ रिएक्शन देखा, साथ ही साथ आपने क्या देखी, सक्रियता श्रेणी देखी। ठीक दोस्तों, इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। दोस्तों देखते हैं अब हम अधातु को। दोस्तों हमने इससे पहले धातु पढ़ लिया है और हम जानते भी हैं कि धातु वो पदार्थ होते हैं जो ऋण आयन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। उसी में हमने देखा था, जब हमने NaCl को विघटित किया था तो हमने देखा था कि सोडियम भाई साहब प्लस बन के निकल रहा था, क्लोरीन माइनस।
अब आप मुझे बताइए, वहाँ पे आपने एक चीज़ को नोटिस किया कि क्लोरीन अधातु है और अधातु ऋण आयन में निकल रही थी, यानी अधातु के पास भी गुण है, वो ऋण को ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बना सकता है, ये उसकी एक क्वालिटी है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों अधातु के को, तो देखिए वे तत्व जो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी दोस्तों वे पदार्थ जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करते हैं, वो पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का चालन नहीं करते हैं और विद्युत जब उनके ऊपर करंट का प्रभाव दिया जाता है, प्रवाह दिया जाता है, तो उसका चालन हरगिज नहीं करते हैं। और क्या है इसके साथ दोस्तों कि ये ऋण आयन को ग्रहण करके, ये ऋण आयन को ग्रहण करके यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने ऊपर ऋण आयन आवेश धारित कर लेते हैं। ये इनके अंदर जो है इनकी प्रवृत्ति होती है, इनकी प्रकृति ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी प्रकृति को ऋण आयन कर देते हैं। ठीक दोस्तों, कैसे कर देते हैं इसको मैं समझाऊं अगर दोबारा से आपको, तो मैंने अभी आपको धातु वाले पीरियड में समझाया था कि जब हम NaCl को देखते हैं तो Na क्या करता है, एक माइनस इसे दे देता है और ये क्या करता है, एक माइनस ले लेता है। इसलिए जब हम इनको अलग अलग तोड़ते हैं तो सोडियम प्लस बन के निकलता है और क्लोरीन माइनस बन के निकलता है। यानी क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक ऋण को अपने ऊपर ले लेता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो ऋणायन हो जाता है। एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसी तरीके से आप अगर Fe और Cl में भी देखेंगे, Cl में भी देखेंगे तो ये जो क्लोरीन निकलेगा वो ऋणात्मक होकर निकलेगा। तो सीधी सी बात है कि धातु वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, जो इलेक्ट्रॉन को लेकर खुद को ऋणायन बना देते हैं या खुद के ऊपर ऋणायन ला लेते हैं। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब बात करते हैं तो अधातु के भौतिक गुण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज कि भैया धातु के पास धात्विक चमक नहीं होती, इनके पास कोई विशेष चमक नहीं है। अगर आप देखेंगे प्लास्टिक एक धातु है, कार्बन से बनी हुई चीजें हैं, तो कार्बन के पास अपनी कोई विशेष चमक नहीं होती, उसे कोई एक विशेष चमक नहीं होती, उसे कोई भी चमक दे दिया जाता है। तो अधातु के पास कोई अपनी विशेष चमक नहीं होती। लेकिन दोस्तों इसमें आयोडीन और ग्रेफाइट आपके अपवाद हैं, क्योंकि मैंने आपको उसमें भी पढ़ा रखा था कि आयोडीन और ग्रेफाइट इसके अपवाद रहेंगे। ठीक दोस्तों, क्यों, और अधात्विक चमक इनके पास होती नहीं, क्योंकि ये अधातु हैं तो इनके पास धात्विक चमक नहीं होती, इनकी कोई विशेष चमक नहीं होती। अब आप समझिएगा, यहाँ पे इनकी विद्युत तथा उष्मीय कुचालकता होती है इनके पास। ये विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, आपने देखा होगा जो चाय की केतली होती है मेरे बच्चे, जो चाय की केतली होती है उस पर हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई साहब, क्या करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, एक रबड़ का जो है पट्टा लगा देते हैं या किसी प्रकार से कोई प्लास्टिक बांध देते हैं जिससे वो गर्म नहीं होती है। तो इससे पता चल जाता है कि भाई साहब जो अधातु है वो उष्मा की तो कुचालक है। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से सूखे लकड़ी से होता, गांव देहात में क्या होता है, लग्गी बनाते हैं, सूखी हुई लकड़ी का लग्गी बनाते हैं और उसी से अपना जो है तार का जो कटिया है वो फंसाते हैं। सीधी सी बात है, तार का कटिया फंसाते हैं तो उससे उनको करंट नहीं मारता। तो वो इससे सिद्ध हो जाता है कि जो विद्युत होता है वो कुचालकता का जो है प्रतीक हो जाता है किसमें दोस्तों, अधातु के अंदर। तो भाई अधातु है, सीधी सी बात। लोग जो है पाइप का इस्तेमाल भी करते हैं, पाइप का इस्तेमाल करते हैं, वायरिंग में प्लास्टिक की पाइप इस्तेमाल करते हैं जिससे कि भैया करंट ना मारे, एकदम कॉमन सी बात है। तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से अधातु है कि नहीं है, तो अधातु जो है वो विद्युत उष्मीय कुचालकता दिखाती है, विद्युतीय कुचालकता भी, उष्मीय कुचालकता भी, दोनों दिखाती है। इस बात को एकदम सिद्ध कर दिया हमने। अब भंगुरता का गुण भी होता है, तो जो धातुएं होती हैं भंगुर होती हैं, इनमें हमारे सल्फर और फास्फोरस हैं, इनको ये भंगुर होती है, इन्हें थोड़ा सा पीट देने पे जो है भुरभुरा के फूट जाती हैं।
अब आता है अतन्यता। तो अधातुओं के पास अतन्यता का गुण है, इनको तान कर बहुत लंबा खींचा नहीं जा सकता। हो सकता है कुछ धातुएं थोड़ी बहुत खींची जा सके, परंतु बहुत ज्यादा लंबा खींचा नहीं जा सकता। जैसे कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर जो है तार बनाया जा सकता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। अब नंबर आता है दोस्तों कठोरता के बारे में। कठोरता की बात करें तो देखिए कुछ धातुएं कठोर हैं और कुछ अधातुएं कठोर हैं, कुछ अधातुएं कठोर हैं और कुछ मृदु हैं, कुछ कठोर हैं कुछ मृदु हैं। अब कठोर में दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ आ जाता है भाई साहब हीरा। जो कृत्रिम हीरा होता है वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पाए गए पदार्थों में हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। इस बात को आपको याद रखने योग्य है। अब आता है नंबर गलनांक एवं क्वथनांक का। गलनांक और क्वथनांक इसका बहुत ही निम्न होता है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं होता है। बहुत ही कम जो है तापमान पर ये गल जाते हैं, बहुत ही कम तापमान पर पिघल जाते हैं। जैसे आप प्लास्टिक को ही देख लीजिए तो कार्बन से बना हुआ है तो बहुत कम ताप पर ही गल जाता है, परंतु लोहे के साथ ऐसा नहीं होता है। घनत्व में ये थोड़े से हल्के होते हैं और क्या भाई धातु ज़्यादा भारी होता है और ये हल्के होते हैं। ध्वनि इनके पास कोई विशेष नहीं होती, सीधी सी बात, कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती। इनको पीटने पे ढप ढुप की आवाज़ आती है, कोई विशेष ध्वनि नहीं होती इनके पास। ये बात भी आपको याद रखने योग्य है। तो दोस्तों ये इसके भौतिक गुण थे। ये क्या है दोस्तों? ये उसके भौतिक गुण हैं। इसके भौतिक गुणों के बारे में इतना अगर आप पेपर में लिखेंगे तो 100% आपको नंबर मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं रासायनिक गुण के बारे में कि अधातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो ये मैटर भी रखता है कि धातुओं के रासायनिक गुण कौन से होते हैं। तो भैया देखिए रासायनिक गुण में अगर हम देखें तो अधातु का रासायनिक गुण क्या होता है। अधातु का रासायनिक गुण अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों, बस 1 मिनट देखते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो देखिए क्या कि भैया अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है दोस्तों? ऑक्साइड बनाता है। कैसी ऑक्साइड? अम्लीय प्रकृति का या उदासीन प्रकृति का क्या बनाता है? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड। इसका सबूत है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन यानी कोयले को जब हम जलाते हैं, कोयले को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है दोस्तों? ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अधातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने की वजह से हमें क्या मिला? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला। एकदम सही, एकदम प्रेम से, एकदम प्यार से समझना है। देखिए अधातु जो होते हैं हमारे, अधातु वो जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अधातु जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब तीसरा नंबर ले लेते हैं। जो हमारा आधातु होता है, जो हमारे आधातु होते हैं वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे फास्फोरस जो है क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना दे रहा है। तो यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना दे रहा है। तो अधातु और क्लोरीन की अभिक्रिया से क्लोराइड बनता है, जो कि यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन दे रखा है। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से अधातु जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो जो बनता है दोस्तों वो हाइड्राइड होता है। वो क्या होता है? हाइड्राइड होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक अधातु नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन का अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक नाइट्रोजन के साथ एक तत्व बन के आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग अमोनियम कहते हैं या अमोनिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे हम इसे क्या कह देते हैं? यहाँ पे हम इसे अमोनिया कह देते हैं। ठीक भाई, तो अमोनिया हो गया। आया बात समझ में? तो ये अधातु था। अधातु के विषय में उतना जानकारी जो है एनसीईआरटी पैटर्न के माध्यम से नहीं दी गई है, उतनी जानकारी काफ़ी है आपके बोर्ड के लिए। तो वन शॉट जो वीडियो है उसका पूरा मोटिव यही रहता है कि आप इसे एक वीडियो को देखें और इस एक वीडियो में आपके वो टॉपिक्स तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाने चाहिए जो पेपर में आने वाले हैं। सही कहा कि नहीं सही कहा? सही कहा ना? बस बच्चे यही। अब चलिए, अब देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर बात कर लेते हैं किसके बारे में दोस्तों?
हम बात कर लेते हैं धातु और अधातु के अभिक्रिया के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों धातु और अधातु के अभिक्रिया के बारे में। तो हमारा धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया कराने पर हमें लवण की प्राप्ति हो जाती है। एक चीज़ है कि हमने जब धातु और अधातु की अभिक्रिया कराई तो हमें एक लवण मिल जाता है। जैसे कि हम देख लीजिए, हमें NaCl का कराना है तो NaCl में क्या है, ये हमारा एक धातु होता है, ये हमारा एक धातु है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक अधातु है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो धातु और अधातु था उनके रिएक्शन से एक हमें लवण मिला है। यहाँ पे हम बात रिएक्शन की नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, धातु और अधातु के बीच जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया से हमें एक प्रकार का जो है यौगिक मिलता है। क्या मिलता है? यौगिक। और ये यौगिक होता है एक आयनिक यौगिक। क्या होता है दोस्तों? एक आयनिक यौगिक होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आयनिक यौगिक है क्या। तो देखिए दोस्तों, अगर आयनिक यौगिक को समझना है, यदि आयनिक यौगिक को समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि भैया ये जो परमाणु क्रमांक हैं, जो पीरियोडिक टेबल बना है, आपने कभी पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा, कभी आपने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा, उसमें आपका पहला नंबर पर हाइड्रोजन है, दूसरा नंबर पर हीलियम है। उसी तरीके से जब आप 11वें नंबर पर पहुंचेंगे तो आपका सोडियम रखा है, और 17वें नंबर पे पहुंचेंगे तो आपके पास क्या, क्लोरीन रखा है। अब देखिए, हर पदार्थ अपना अष्टक पूर्ण करता है। क्या पूर्ण करता है दोस्तों? अष्टक। क्या पूरा करेगा? अष्टक। यदि आप अष्टक के विषय में नहीं जानते हैं तो मैं उससे समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों तो आगे जाके आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, किसका? सोडियम का। जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो हमें पता चलता है 2,8,1। तो इसका अष्टक तो यहाँ तक पूरा है, इसमें एक ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन का क्या होता है दोस्तों? 2,8,7। यहाँ पर एक की कमी है, तो होता क्या है, यही एक यहाँ पर आ जाता है। यानी सोडियम क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, सोडियम क्या करता है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देता है। और क्लोरीन क्या करता है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक, क्या करता है? वो ग्रहण कर लेता है। तो इस तरीके से जो आयनों के आदान प्रदान से या सीधी बात आयनों के जो है प्रदान से कह सकते हैं, आदान प्रदान नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे दोस्तों कि आयनों के दे देने से। तो जब कोई धातु के पास ऐसा गुण है, तो धातु और जब अधातु की अभिक्रिया होती है, जब धातु और अधातु की अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो क्या होता है मेरे बच्चे? सीधी सी बात है कि ये अपना एक माइनस त्याग देता है। किसको दे देता है? इसको। तो जो है यानी क्या करेगा? खुद तो प्लस हो जाएगा लेकिन इसको माइनस कर देगा, और ये प्लस माइनस दोनों एक ऐड हो जाते हैं और ये एक आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? एक आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो धातु और अधातु के बीच जब अभिक्रिया होती है तो हमें एक आयनिक यौगिक मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? एक हमारे पास आयनिक यौगिक मिलता है। एकदम प्यार से, एकदम बढ़िया ढंग से समझने का कार्य है, एकदम अच्छे से समझने का कार्य है। यदि आपको दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कमी है, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, तो मैं यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक बच्चे, मैं यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रयास करूंगा। चलिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें आपको करना क्या होता है? देखिए, आपको करना क्या होता है, अगर यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एकदम प्यार से समझिएगा कि कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका 1 नंबर पर हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे आपका लिथियम, 4 नंबर पे आपका बेरिलियम, 5 नंबर पे आपका बोरॉन, ये आपका कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से। ठीक, 6, 7, ऑक्सीजन आपका 8वें पे है, फ्लोरीन आपका 9वें पे है, 10वें पर आपका क्या है दोस्तों? ये आपका हो जाता है नियॉन। ठीक, ये हो गया नियॉन। ठीक, अब 11 नंबर पर आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 11 नंबर पे यहाँ पे आपका हो जाता है सोडियम। फिर 12 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नीशियम। फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका सिलिकॉन, हाँ शायद सिलिकॉन ही है,
ठीक, सिलिकॉन, फिर आपका फास्फोरस इस तरीके से, फिर आपका सल्फर, फिर आपका क्लोरीन, फिर आपका आर्गन, फिर आपका पोटेशियम, ठीक, इस तरीके से पोटेशियम, और ये आपका कैल्शियम। तो ये आपका 13 नंबर पर, ये आपका 14 नंबर पर, ये आपका 15 नंबर पर, ये आपका 16 नंबर पे, एक 17, ये आपका 18, ये आपका 19 और ये आपका 20। तो हम इस पर चल रहे हैं। तो देखिए जब हम हाइड्रोजन का करेंगे तो देखिए ये किस तरीके से किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। होता क्या है दोस्तों कि 2 8, ध्यान से सुनिएगा, 2 8 कामा, अब देखिए इसके आगे भी जब हम भरते हैं, जब इसके आगे हम चलते हैं 2 कामा 8 कामा 18 कामा 32, इस तरीके से हम चलते हैं। ठीक दोस्तों, किस तरीके से, हम इसी तरीके से चलते हैं। ठीक दोस्तों, 2 कामा 8 कामा 18 कामा 32, तो इस तरीके से हम चलते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक बाहरी कोश में 2 कक्षक, 2 यहाँ से इसमें जब तक 2 नहीं भरे जाएंगे तब तक इसमें हम 2 नहीं भर सकते हैं। क्या अभी मैं क्या बोल रहा हूँ इसको आप समझ लेंगे, अभी 2 मिनट में समझ लेंगे, देखते रहिए बस। देखिए इसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन था, हमने 1 लिखा। इसमें क्या था, 2 था, हमने 2 लिख दिया। इसमें 3 है तो हमने 2 कामा 1 कर दिया। इसमें 4 है तो हमने 2 कामा 2 कर दिया। इसमें 5 है तो हमने 2 कामा 3 कर दिया। इसमें 6 है तो याद रखिएगा इसमें 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 2 कामा 4 कर दिया। यहाँ पे 2 कामा 5 कर दिया। यहाँ पे 2 कामा 6 कर दिया। यहाँ पे 2 कामा 7 कर दिया। यहाँ पे 2 कामा 8 कर दिया। ठीक, अब 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था, मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पर देखिए ये हमने किया 2 8 कामा 1, फिर यहाँ पे हमने क्या किया 2 8 कामा 2, ठीक एकदम सही। फिर यहाँ पे 2 8 कामा 3, यहाँ पर 2 8 कामा 4, यहाँ पर 2 8 कामा 5, यहाँ पर 2 कामा 8 कामा 6, 2 कामा 8 कामा 7, 2 कामा 8 कामा 8। अब याद रखिएगा आप इसमें 9 नहीं लिख सकते हैं जब तक आपके आगे यहाँ पर 2 नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर 8 आ गया, अब हमें आगे के उपकोष को भरना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कामा 8 कामा 8 कामा 1, आया बात समझ में। फिर 2 कामा 8 कामा 8 कामा 2, आ गया समझ में, बोलिए आ गया। अब कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, फिर वेनेडियम आता है, क्रोमियम आता है। तो इनका जब हम करेंगे तो देखिए इनका करेंगे तो 21 22 23 24 ये हैं। इनका करेंगे तो होगा 2 कामा 8 कामा 8 कामा माफ करिए 2 कामा 8 कामा, यहाँ पे 2 आ चुका है, अब हम इसे 9 कर सकते हैं। आगे 2 भर जाएगा तब बीच वाला बढ़ सकता है, 2 भरना जरूरी है। इसी तरीके से 2 कामा 8 कामा 10 कामा 2, ठीक। इसी तरीके से 2 कामा 8 कामा 11 कामा 2, 2 कामा 8 कामा 12 कामा 2, इस तरीके से चलता है दोस्तों। और ये जो बाहर के अंक होते हैं ये इनके अष्टक नहीं होते हैं, मतलब अष्टक ही होते हैं, ये जो है दान किए जाते हैं, या क्या किए जाते हैं, दान किए जाते हैं। उसी तरीके से हम जब देखते हैं कि सोडियम का क्या है तो 2 कामा 8 कामा 1 था, और क्लोरीन का कितना था दोस्तों 2 कामा 8 कामा 7 था। एक देखिए यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर एक कम है, इसको 8 होना है, यहाँ पर एक अगर हट जाए तो सही ही है। तो यहाँ पर क्या करता है सोडियम बना लेता है दान करके 2 कामा 8 कर लेता है, और क्लोरीन क्या बन जाता है दोस्तों 2 कामा 8 कामा 8। पहले ये कैसे थे, पहले यहाँ पर 1 था परंतु अब यहाँ पर देखिए 1 नहीं है, यहाँ पे पहले 7 था परंतु अब यहाँ पर 8 है। इस स्थिति में क्या होता है कि जितने अगर कोई तत्व है, यदि सोडियम है तो अगर इसके पास 11 माइनस हैं तो इसके पास 11 प्लस हैं, 11 प्लस भी हैं। तो जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा, जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा परंतु प्रोटॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों 11 है, तो क्या होता है कि ये एक प्रोटॉन जो है दिखने लगता है सोडियम के ऊपर, तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए इसे प्लस किया जाता है। आया बात इतना समझ में, आया बात इतना समझ में, ठीक दोस्तों। तो ये था हमारा यहाँ पर कि हमारे आयनिक यौगिक धातु और धातु की वजह से बनते हैं। ये धातु और धातु मतलब धातु और अधातु की वजह से हमारे आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इतना समझ में आया दोस्तों कि नहीं, बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की
तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला टॉपिक, जो कि है दोस्तों कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। जी हाँ दोस्तों, धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे ये धरती पर जितने भी पदार्थ हैं उनमें हमारे धातुओं का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। आप अगर धातु समझना चाहते हैं तो सीधे से आप लोहे को समझ लीजिए। तो भैया अगर हमारे जीवन में धातु का महत्व इतना ज़्यादा है तो वो प्राप्त कैसे होती है ये भी जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहली टॉपिक यही है कि धातु की प्राप्ति कैसे होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारी धातु होती है वो हमारी पृथ्वी के पहले लेयर क्रस्ट यानी भूपर्पटी से मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी के 3 लेयर्स होती हैं। जो हमारी पहली लेयर होती है उसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। जो हमारी सेकेंड लेयर होती है, आई थिंक शायद मुझे उतना जो है बायोग्राफी का उतना वो नहीं है, लेकिन शायद से मेटल या मेटल के नाम से कहते हैं, और लास्ट का इसको कोर कहते हैं। तो जो ये वाला हिस्सा होता है ये क्रस्ट यानी भूपर्पटी से ही हमारे धातुओं की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों कई जगहों पर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पठारी क्षेत्र है, पठारी यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या होता है कि मतलब धातुएं ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं। कुछ ऐसा है जहाँ पे जैसे मतलब काली मिट्टी है तो वहाँ से कोयले ज़्यादा निकल रहे हैं, खदानें पाई जाती हैं वहाँ पे। इसी तरीके से कई जगहों पर धातुओं की खदानें यानी माइंस पाई जाती हैं। अभी आपने देखा होगा वो मूवी KGF, उसमें भी आपको दिखाया गया है कि एक जो है मतलब कोलार रहता है। KGF का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए, कोलार गोल्डफील्ड्स, ठीक। तो जो KGF है वहाँ से सोना निकलता है। वास्तव में हमारा कर्नाटक के कोलार से क्या निकलता है दोस्तों, सोना निकलता है। सीधी सी बात है, क्योंकि सोना भी हमारा धातु के अंदर ही आता है। अब पॉइंट ये समझिए कि हमें धातुओं की प्राप्ति हो तो जाती है, चलिए हो तो जाती है, तो क्या वो डायरेक्ट हम खोद करके धातु में पा जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता होगा दोस्तों, क्योंकि धातु के साथ कई तरीके के अपद्रव्य मिले होते होंगे जिन्हें हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गैंग कहते हैं, ठीक। तो जो अपद्रव्य होते हैं धातुओं के साथ उस समय, उसे हम गैंग कहते हैं, यानी उस धातुओं के साथ रहने वाली अशुद्धि को गैंग कहते हैं। तो उसे हमें अलग करना पड़ता है, ठीक दोस्तों। तो कैसे कैसे सब कुछ किया जाता है तो ये अभी हम समझेंगे। तो देखिए पहली चीज तो क्या होती है कि कुछ धातुएं तो ऐसी जरूर होती हैं जो मुक्त अवस्था में होते हैं। तो धातुएं जो है हमारे भूपर्पटी के अंदर 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं, एक मुक्त अवस्था में, एक स्वतंत्र अवस्था में। अब जो हमारी मुक्त अवस्था की होती है वो क्या होते हैं कि भैया उसे खोदा, थोड़ा सा इधर उधर पेंट पॉलिश किया, वो तुरंत हमें मिल गई। परंतु कुछ ऐसी होती हैं जो संयुक्त अवस्था में होती हैं। तो कुछ मुक्त अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में कौन कौन है दोस्तों? तो मुक्त अवस्था में हमारे पास कौन है दोस्तों? Ag है, Au है, Pt आदि हैं। ये लोग क्या होते हैं? ये हमें मुक्त अवस्था में मिल जाते हैं। सीधी सी बात, इन्हें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, इन्हें शुद्ध नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत इधर उधर करके इनको प्राप्त किया जा सकता है। परंतु कुछ धातुएं ऐसी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में, माफ करिए, जो हाँ जो देखिए स्वतंत्र अवस्था में क्या करती हैं, ये संयुक्त अवस्था में, माफ करिएगा ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, ये संयुक्त अवस्था में, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में ये दोनों एक ही है, ठीक। तो अब देखिए स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था के बाद हमारा नंबर लगता है संयुक्त अवस्था। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो संयुक्त रूप में होती हैं। ये वो धातुएं होती हैं जो अभिक्रियाशीलता दर्शाती हैं। क्या दिखाती हैं दोस्तों? अभिक्रियाशीलता दिखाती हैं। तो अब भैया जो अभिक्रियाशीलता दिखाती हैं उनमें क्या होती हैं, उस अशुद्धियां जो है उपस्थित होती हैं। अब उन्हीं के ऊपर ये पूरा आप आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। यानी एक तरीके से हम कहें तो हम संयुक्त अवस्था के ही जो है पार्ट्स को अब आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि मुक्त अवस्था तो यहीं से खत्म हो जाती है कि भैया इसको ज़्यादा साफ ओप नहीं करना है, तो यहीं से ये यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है बच्चों। अब बात आता है किसका दोस्तों? अब आ जाता है धातुओं का निष्कर्षण का। तो धातु का निष्कर्षण क्या होता है? तो धातु यौगिक से शुद्ध धातु की प्राप्ति धातु निष्कर्षण कहलाती है। जैसे मान लीजिए ZnS जिंक ब्लेड, इससे हमें Zn की प्राप्ति करनी है, Zn की प्राप्ति करनी है। इस यौगिक से हमें जिंक सल्फाइड से हमें जिंक की प्राप्ति करनी है। तो जो हम कार्य कर रहे हैं वो धातु निष्कर्षण है। वो क्या है? वो धातु निष्कर्षण है। अब देखिए धातु निष्कर्षण के प्रकार समझने पड़ते हैं, क्योंकि धातु कुछ देखिए कुछ क्या होता है, कुछ धातुएं होंगी जो कम अभिक्रियाशील होंगी, वो बहुत कम लोगों के साथ जुड़ी होंगी, कुछ मध्यम होंगी तो मतलब मेजर
इधर उधर दोनों जुड़ी भी होंगी, नहीं भी जुड़ी होंगी, लेकिन कुछ होंगी जो बहुत अभिक्रियाशील होंगी। तो भैया सक्रियता श्रेणी पढ़िए, सक्रियता श्रेणी जो आपको मैंने बताया अभी इससे पहले, उस सक्रियता श्रेणी में कुछ तत्व हैं जो ऊपर हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। ये लोग कौन है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ऊपर आने वाले तत्व हैं, तो ये उच्च अभिक्रियाशील होते हैं। अब देखिए इसके बाद जिंक, फेरस, पीबी आपके मध्यम क्रियाशील है, तो ये बीच में पाए जाते हैं। और तो आपके निम्न अभिक्रियाशील कौन है, Cu, Ag, U, तो ये जो है क्या, ये निम्न अभिक्रियाशील है। तो इस हिसाब से भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। देखिए क्या, तो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे वाली धातुएं होती हैं वो सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। वो हमेशा आपको यस लगा हुआ आपको दिखेगा उनके यौगिकों में, यानी सल्फाइड के रूप में, सीधी सी बात है, वो पाई जाती हैं। अगला नंबर देख सकते हैं, और जो ऊपर की सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर की धातुएं होती हैं वो उच्च अभिक्रियाशीलता होने के कारण वो सल्फाइड व कार्बोनेट के और कभी कभी ऑक्साइडों के रूप में भी पाई जाती हैं। सीधी सी बात है। तो भैया तत्वों को उनके अयस्कों से निष्कर्षण जब किया जाता है, जब तत्वों को क्या किया जाता है, उनके यौगिकों से, उनके अयस्कों से निष्कर्षण किया जाता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। जो हम पूरी प्रक्रिया करेंगे वो धातु कर्म कहलाएगी। तो देखिए किस प्रकार से क्या होता है। अब यहीं पे आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, अयस्क और खनिज। क्या समझ लेनी चाहिए, अयस्क और खनिज। तो मैं बात करूं अयस्क और खनिज के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके अयस्क और खनिज भी हैं, ठीक। तो खनिज और अयस्क के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो खनिज और अयस्क क्या होते हैं ये देखिए। तो देखिए भैया, जमीन से खोदकर निकाले गए प्रत्येक धातुओं के यौगिक खनिज कहलाते हैं। तो किसी भी धातु को जब हम खोदकर या धातु यौगिक को खोदकर जमीन से निकालते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है। अब उन खनिजों में से, जैसे मान लीजिए मैंने इसको भी खोद के निकाला, इसको भी खोद के निकाला और इसको भी खोद के निकाला। अब इसमें से किस धातु, इन तीनों में से कौन से यौगिक से मुझे आराम से धातु की प्राप्ति हो सकती है, कम खर्चे पे धातु की प्राप्ति हो सकती है, या बहुत आसानी से बहुतायत मात्रा में मैं जहां खोद रहा हूं वहां मुझे बहुत मात्रा में वह धातु मिले, ऐसी व्यवस्था। मतलब जिसमें अयस्क के बारे में पढ़ रहे हैं भाई साहब, जिसमें कम खर्चे पर बहुतायत मात्रा में हमें कोई खनिज से जब कोई तत्व मिल जाता है तो उसे हम अयस्क कहते हैं। यानी वह खनिज जिससे किसी धातु की प्राप्ति कम खर्चे पर आसानी से, सुगमता से हो जाती है, वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सारे अयस्क खनिज होते हैं, सारे अयस्क खनिज होते हैं, परंतु हर खनिज अयस्क नहीं होता मेरे भाई साहब। बात आया समझ में कि मतलब सारे अयस्क खनिज होते हैं परंतु हर खनिज अयस्क नहीं होता। एकदम प्यार से, कोई दिक्कत कोई बात नहीं है। खनिज पदार्थों में आपके पेट्रोलियम भी आने लगते हैं भाई, सब कुछ जानकारी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब देखिए, तो अयस्कों से किस प्रकार से सांद्रण कर लिया जाता है। तो सबसे पहले अयस्क आता है भैया, इससे पहले क्या होता है, खनिज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, खनिज में से देखते हैं कि भैया किस खनिज से हमें आसानी से जो है धातु प्राप्त होगा, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, अयस्क बोल दिए, या अंग्रेजी में इसे ओरे भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अयस्क का हम लोग सांद्रण करेंगे या इसकी सफाई करेंगे, समृद्धिकरण करेंगे। अभी आपको आगे ये सब पढ़ाने वाले हैं हम। आगे की हेडिंग से यहाँ पे हमने लिख रखी है, तो यहाँ पे इसको डायग्राम को लिखने का सीधा मकसद ये है कि आप आसानी से इस बात को समझ सकें। तो भाई अयस्क का हम समृद्धिकरण या सांद्रण कर लेते हैं। तो जब इससे करते हैं तो हम 3 प्रकार से करते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं भैया। 3 प्रकार की अभिक्रियाशीलता के अनुसार हम इन्हें रखे हुए हैं, एक उच्च अभिक्रियाशील, एक मध्यम अभिक्रियाशील और एक निम्न अभिक्रियाशील। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्च अभिक्रियाशील तत्वों के बारे में। तो देखिए, उच्च अभिक्रियाशील तत्वों को प्राप्त करने का मात्र एक हम जो अच्छा तरीका देखते हैं, वैसे तरीके बहुत हैं, परंतु कक्षा 10 के हिसाब से ये तरीके बेहतर हैं। तो भैया गलित धातु का विद्युत अपघटन करा देते हैं। क्या करा देते हैं दोस्तों, गलित धातु का विद्युत अपघटन करा के शुद्ध धातु की प्राप्ति कर लेते हैं एकदम आसानी से। तो
तो यही अभी हम पढ़ेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मध्यम अभिक्रियाशील तत्वों में देखते हैं हम कि कार्बोनेट अयस्क भी मिल जाते हैं, निस्तापन कराने पड़ते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है, कार्बोनेट अयस्क पाएंगे तो भैया उसमें निस्तापन कराएंगे, और सल्फाइड अयस्क पाएंगे तो भर्जन कराएंगे, सीधी सी बात। और उसके बाद हम धातु ऑक्साइड बनाएंगे, धातु ऑक्साइड में हम अपचयन करा देंगे, फिर हम धातु शोधन करके उसको प्राप्ति कर लेंगे एकदम आराम से। निम्न अभिक्रियाशील में क्या होता है दोस्तों कि हम सल्फाइड अयस्क पाते हैं जिसमें हम भर्जन करते हैं, भर्जन से धातु करते हैं, उसके बाद धातु परिष्करण करा देते हैं, हमें धातु की प्राप्ति हो जाती है। अब मैं अगर आपको बात कहूं कि भर्जन क्या है, तो सीधी सी बात है, किसी भी धातु को उसके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करना या उसको उष्मा देना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, भर्जन कहलाती है। और निस्तापन क्या होता है दोस्तों, निस्तापन क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता, तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम किसी धातु को उसके गलनांक से नीचे गलाते हैं, और माफ करिए गलनांक के नीचे गर्म करते हैं, तो उस विधि को हम निस्तापन कहते हैं। तो इतना बात समझ में आया, बिल्कुल कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं, इतनी बात समझ में आई, एकदम प्यार से एकदम आराम से, कोई बात छोड़ने लायक नहीं बची। चलिए अब आगे इन्हीं हेडिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बिकॉज ही इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर चैप्टर। ओके, सो लेट्स गो। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अयस्कों का सांद्रण। तो दोस्तों याद रखिएगा, अयस्कों का सांद्रण या समृद्धिकरण आप भी इसे कह सकते हैं। तो अयस्कों का सांद्रण या समृद्धिकरण क्या होता है, तो गैंग हटाना, यानी किसी धातु यौगिक से धातु की अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। सीधी सी बात है भाई साहब। अब देखना है हमें कि किस तरीके से हम इसके अशुद्धियों को हटाते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले तत्व। जी हाँ दोस्तों, सबसे नीचे आने वाले तत्वों के बारे में हम देख लेते हैं। तो भैया देखिए, सक्रियता श्रेणी के जो सबसे नीचे आने वाले तत्व हैं वो खास करके क्या भैया, सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। तथा ये धातु बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, जिनके कारण बस गर्म करने से ही धातु की प्राप्ति हो जाती है। यानी कोई अगर धातु है और वो सबसे नीचे नीचे पाए जाने वाले तत्वों में से है, अभिक्रियाशीलता के कास्ट के मतलब परिवर्तन से, माफ करिए, ठीक, तो उसके हिसाब से रहेगा। तो भैया यहाँ पर हम क्या बातें करेंगे कि उन्हें हम कैसे साफ कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पे केवल उन्हें गर्म कर देंगे तो वो साफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले जैसे सिनेबार यानी HGS। क्या लेंगे दोस्तों, सिनेबार यानी HGS। तो HGS को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए, तो सबसे पहले HGS ले लेते हैं। अब HGS ले लिए, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। अब भैया अगर इसको वायु की उपस्थिति में हम गर्म कर देते हैं तो आप सोचिए कि भैया अगर इसे वायु की उपस्थिति में हम इसे ताप दे रहे हैं तो ये हमारा भर्जन कहलाता है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में दे रहे हैं, सीधी सी बात है, तो भर्जन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा 2HGO और प्लस हमारे पास ये SO2 निकल गया। ठीक, अब अगर आपको भैया क्या करना है, अगर आपको संतुलित करना है तो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यदि आप करना चाहें। ठीक, तो सीधी सी बात, अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप ना भी करें, तो ये आपके ऊपर है। परंतु दोस्तों मेरा कहना है कि आपको कर ही लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं Hg2 है तो हमने 2 कर दिया, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे SO2 यस 2 हो गया तो हमने इसको 2 कर दिया। जब हम इसको 2 कर दिए तो देखिए 2 2 4 वो 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 ये 6 हो गए, तो यहाँ पे हमें 3 लगा लेना चाहिए, जिससे कि हमारे पास आराम से सब कुछ बेनिफिटली तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास धातु ऑक्साइड आ गया। अभी हमारे पास धातु सल्फाइड था, हमने क्या किया, इसको गर्म किया तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे धातु ऑक्साइड आ गया। अब इस धातु ऑक्साइड को लेते हैं, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस HGO इस धातु ऑक्साइड को ले लेते हैं। अब इस धातु ऑक्साइड को हमने ले लिया, क्या किया दोस्तों, हमने ले लिया और वापस से क्या किया दोस्तों, जब इस पे ताप दिया, जब इस पे वापस हमने ताप दिया तो क्या होता है यहाँ पे दोस्तों कि ये हमारे पास 2Hg बचता है और O2 यहाँ से हट जाता है और हमें आराम से क्या होता है दोस्तों, Hg की प्राप्ति हो जाती है एकदम प्रेम से।
तो सीने बार को कैसे प्राप्त किया जाता है, सबसे पहले याद रखिएगा इसके ये सूत्र है हमारा सीने बार यानी मर्क्यूरस सल्फाइड के बारे में। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप देते हैं तो यहाँ पे ये ऑक्साइड बन जाता है, और जब इसी ऑक्साइड को हम पुनः गर्म करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये जो है हमें धातु के रूप में प्राप्त हो जाता है एकदम आराम से। इसी तरीके से हमारा कॉपर ग्लांस भी होता है। कॉपर ग्लांस के बारे में देख लेते हैं। तो कॉपर ग्लांस पे हमारे पास जो धातु का ऑक्साइड मिला है हम उसे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया Cu2O। ठीक, अब एक बार फिर से हम इसी के साथ दोबारा रख देते हैं, इसी को हम दोबारा रख देते हैं तो 2Cu2S। ठीक, इसको जब हम दोबारा रख देते हैं तो देखिए अब हमारे पास कॉपर आराम से आ जाएगा और SO2 बाहर चला जाएगा, SO2 बाहर चला जाएगा। अब हमको करना क्या है, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 4 और ये 1 मिनट हम यहाँ पे केवल इसे लिखते हैं जिससे कि हमारा आसानी से बैलेंस हो जाए। तो ये 4 और ये 2 6, ये हमारे पास 6 हो गया, लगभग सही ही है। SO2 हाँ लगभग सही है दोस्तों, यहाँ पे SO2 हाँ बिल्कुल सही है। तो ठीक, तो ये इस तरीके से हमें कॉपर की प्राप्ति हो गई। तो कॉपर ग्लांस से किस प्रकार से कॉपर प्राप्त किया जाता है, इस तरीके से केवल गर्म करने से, केवल हीट ही देने से आसानी से जो है इनकी प्राप्ति हो जाती है, एकदम प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस सीरीज के अंदर आपको। ठीक, एकदम प्यार से। अब चलिए देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं कि मध्यम में आने वाले तत्वों को कैसे किया जाता है। तो भैया ये सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, ये सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे वर्जन का जो है आपको वापस से डिफिनेशन दिखा दिया है। तो यहाँ पर देखिए सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से कम गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन ही वर्जन कहलाता है। जैसे हमने क्या किया, ZnS को ले लिया, जिंक हमने जिंक सल्फाइड को ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, जिंक ब्लेड भी इसे कहते हैं। तो इसे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्या किया, जब गर्म कर दिया तो यहाँ से 2ZnO बन गया और ये हमारे पास 2SO2 अलग हो गया। जैसे हमने यहाँ पर किया था एकदम वही व्यवस्था दिख रही है। अब उसके बाद निस्तापन क्या होता है दोस्तों, तो निस्तापन क्या होता है, देखिए इसमें कार्बोनेट अयस्कों को जो है किया जाता है, इसमें तो सल्फाइड को किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, खास करके कार्बोनेटों को किया जाता है। तो वायु की अनुपस्थिति में गलनांक बिंदु से कम पर गर्म करने पर इसे ऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निस्तापन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को गर्म किया गया है, हीट दिया गया है, तो ये क्या हो जाता है, ZnO हो जाता है। तो इस तरीके को निस्तापन कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे करा जाता है अपचयन। अपचयन क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वहाँ पे हमारा अपचयन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, हमने एक अपचयक ले लिया कार्बन, और उसके बाद जब हमने रिएक्शन कराया तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, तो हमारे पास शुद्ध जिंक की प्राप्ति हो गई। तो ये तरीका था। अगर हम मैग्नीशियम, अब मान लेते हैं हम कि अगर हमने मैग्नीज ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या होगा, तो मैग्नीज ऑक्साइड का जब हमने क्या किया, एल्यूमिनियम के साथ कराया, तो हमें यहाँ पे शुद्ध मैग्नीज की प्राप्ति हो गई, और ये हमारे पास बॉक्साइड का सूत्र आपको दिख रहा है, और प्लस हमारे पास हीट निकल के आ जाता है। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वन शॉट एकदम प्यार से क्लियर करिए, वन शॉट एकदम प्यार से क्लियर करिए। और याद रखिए कि भैया धातु अधातु से चैप्टर से भैया कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो ये व्यवस्था रही। ठीक, चलिए चलते हैं आगे, और अब देखते हैं दोस्तों हम क्या, कि नीचे ऊपर आने वाले तत्वों को किस प्रकार से निकाला। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, जिस पे हम पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपरी धातु का निष्कर्षण। दोस्तों अभी तक हमने मध्यम के सारे धातुओं के निष्कर्षण को समझ लिया है, मतलब किस प्रकार से मध्यम धातु के जो अभिक्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी के अंदर जो मध्यम धातुओं को रखा गया था उनको हमने समझ लिया। अब हम ऊपर वालों को समझ रहे हैं, जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इस तरीके के शामिल हैं। पोशाक मेरा एलो जानू आयरलैंड से लाया हूँ, कस के पकड़ो चांदी सोने का बनवाया हूँ। ये वाला जो आपका ट्रिक था, जिस व्यक्ति ने ये ट्रिक बनाया होगा वो बहुत अच्छा ट्रिक बनाया है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, पर बहुत ही अच्छा मुझे लगता है ये ट्रिक। ठीक, आपको भी बहुत आसानी से याद होता हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों, ये धातु, ध्यान से सुनिएगा, ये धात्विक यौगिक कार्बनिक यौगिक या अन्य अपचयकों से अधिक बंधुता के कारण अपचयित
नहीं किए जा सकते, अतः विद्युत अपघटनी अपचयन से इनका निष्कर्षण किया जाता है। यानी दोस्तों किस प्रकार से इनका अपचयन किया जाता है, किस प्रकार से इसको अपचयित करके एक अशुद्ध यौगिक से एक शुद्ध धातु की प्राप्ति की जाती है, इस बात को समझना आज हमारे लिए एक बहुत बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट बन चुका है। क्योंकि हमारा पेपर हमारे सर पे चढ़ बैठा है, तो भैया पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो भैया देखिए करना क्या होता है इसमें, ये क्या होता है विद्युत अपघटनी अपचयन, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक टैंक होता है, इस टैंक में हमने NaCl का विलयन डाल रखा है, दोस्तों, और ये हमने बना दिया एनोड। क्या बना दिया दोस्तों? एनोड। और ये हमने तैयार कर दी कैथोड। अब आप जानते हैं इसके अंदर क्या भरा हुआ है? NaCl। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? NaCl। ये हमारा क्या है दोस्तों? कैथोड। और ये हमारा क्या हो गया? एनोड। तो हमने भैया यहाँ से माइनस और यहाँ से क्या दे दिया? प्लस। ठीक भैया। अब NaCl में क्या होता है? NaCl से टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और Na तो प्लस होता है और Cl क्या रह जाता है? माइनस हो जाता है। सीधी सी बात है। तो भैया आप मुझे बताइए, जो सोडियम होता है वो प्लस है तो किसकी तरफ भागेगा? माइनस की तरफ। तो भैया ये इस साइड आ जाता है और सारा Na यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, परंतु Cl माइनस है, तो Cl किधर भागेगा भाई? इसके पास। और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होने लगती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कैथोड पर सोडियम निक्षेपित होता है, कैथोड पर धातु निक्षेपित होता है और एनोड से यहाँ पर क्लोरीन मुक्त हो रहा है। इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम विद्युत अपघटनीय अपचयन को पढ़ लेते हैं। आया बात समझ में कि नहीं? बताइए। तो यहाँ से हम लोग पोटेशियम, जैसे पोटेशियम मान लेते हैं, इस तरीके से हमने किन किन चीज़ों को पढ़ रखा है दोस्तों? हमें इस तरीके से यह हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और किसको दोस्तों? और कैल्शियम को। तो हम इन तरीकों से इसे जो है आसानी से पढ़ लेते हैं। बात आया समझ में? तो इस तरीके से हम जो है इन लोगों का धातु निष्कर्षण कर लेते हैं। बात इतना समझ में आया? अब देखिए, जब धातु कुछ सफा उफा हो जाता है भाई, तो उसको क्या करना पड़ता है भैया? परिष्कृत करना पड़ता है। यानी अगर इसके बावजूद उसमें कुछ धातु मल रह जाता है, कुछ धातु की गंदगी रह जाती है, तो उसे दूर करने के लिए धातु का परिष्करण किया जाता है। और जो धातु का परिष्करण किया जाता है दोस्तों, वो विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है। किस प्रकार का अपघटनी परिष्करण दोस्तों? विद्युत अपघटनी परिष्करण। कैसा दोस्तों? विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा इनको जो है किया जाता है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, इस बात को हम आज यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं? एक टैंक ले लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक टैंक ले लेते हैं। इस टैंक में हमने CuSO4 का अम्लीकृत विलयन डाल रखा है। कैसा विलयन? CuSO4 का अम्लीकृत विलयन डाल रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अशुद्ध धातु की एनोड लेनी होती है। क्या लेनी होती है? अशुद्ध धातु की एनोड। तो हमने क्या किया दोस्तों? हमने यहाँ पे अशुद्ध धातु का एनोड ले लिया। हमने क्या किया दोस्तों? यहाँ से हमने अशुद्ध धातु की एक एनोड ले ली। ये क्या है? अशुद्ध धातु की। किसकी दोस्तों? अशुद्ध धातु। कैसा धातु दोस्तों? कॉपर का ही। जिसका विलयन होगा उसी का एनोड और कैथोड लिया जाता है। परंतु याद रखिएगा, एनोड आपका प्लस होता है, तो ये आपका किसमें होगा? अशुद्ध धातु होगा, और एक मोटी सी जो है इसकी धातु होगी। परंतु दोस्तों जो हमारा शुद्ध धातु कैथोड होगा, वो केवल और केवल एक पतली सी चादर होती है, एक पतली सी पत्ती होती है, जिस पर हमारे पास माइनस होता है। जिस पे क्या होता है दोस्तों? हमारे पास माइनस होता है। और जब हम इस पर प्लस और माइनस रिलीज करते हैं, जब इस पर हम करंट छोड़ते हैं, तो इसके अंदर Cu2 प्लस आयन के साथ और SO4 2 माइनस आयन के साथ टूटने लगता है। अब खुद सोचिएगा दोस्तों, भैया ये किधर जाता है? ये प्लस वाला है, ये किधर भागेगा? ये कैथोड की तरफ भागेगा। किसकी तरफ भागेगा?
कैथोड की तरफ भागेगा। तो ये तो पतली पन्नी थी ना, ये तो कैसी थी, मतलब पतली चादर थी, तो इस पर आकर धीरे धीरे सब इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे ये क्या होने लगता है, मोटा होने लगता है। और इधर जो अशुद्ध धातु था, इसमें जब यहाँ से विलयन से कॉपर एनोड पर जाने लगता है तो यहाँ पे तो कॉपर की कमी होने लगती है। तो अशुद्ध धातु से जो कॉपर होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर घुलने लगता है विलयन में। लेकिन कुछ अशुद्धि जो घुल नहीं पाती वो यहाँ पर संचयित हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। ठीक दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों यदि हम किस प्रकार से धातु का परिष्करण करते हैं विद्युत अपघटनीय परिष्करण के द्वारा, कि भैया एक हम क्या करते हैं, जो धातु का परिष्करण करना है उसका अम्लीकृत विलयन ले लिए, उसके बाद जैसे हमने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया यहाँ पर, अब इस विलयन में हमने क्या किया, अशुद्ध कॉपर की एक मोटी सी हमने क्या करी, एनोड ले ली, और दूसरी साइड में एक पतली सी हमने क्या ले ली, कैथोड ले ली। जब दोनों पर हमने क्या किया, करंट दिया, लाइट दी, विद्युत दिया, ये जाते ही Cu2+ आयन को क्या करता है भैया, कैथोड अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जब ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है भाई साहब, तब क्या होता है, आकर्षित तो कर लिया, तो भैया जब यहाँ से Cu2+ आयन यहाँ पे इसके पहुंच गया तो यहाँ पे तो विलयन में कमी पड़ गई। तो ये जो अशुद्ध धातु था यहाँ से शुद्ध धातु आकर, मतलब इस अशुद्धि सहित आकर किसमें मिलने लगती है, विलयन में मिलने लगती है। और इसी तरीके से यहाँ से कॉपर जो है इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारा मोटा होने लगता है, और ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये धीरे धीरे पतला होने लगता है। बात आया समझ में। तो कुछ अशुद्धियां यहाँ से जो जा रही होती है यहाँ पर विलयन में नहीं मिल पाती, तो वो यहीं पर गिर जाती हैं एनोड की इस साइड में, जिसे एनोड पंख का नाम दिया जाता है। आया बात, इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए। बहुत अच्छी बात है, एकदम परफेक्ट चीज। ठीक, वन शॉट एकदम प्यार से क्लियर करते हैं, दोस्तों। बस आपका सहयोग चाहिए कि आप साथ दीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम हमारी अगली स्लाइड, जो कि है धातु का संक्षारण। जी दोस्तों, धातु का संक्षारण आखिर होता क्या है, तो बात कर लेते हैं कि धातु का संक्षारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कुछ लौह इस्पात जैसी चीज, तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि जैसे कुछ लौह इस्पात होता है, जब वो हवा यानी वायु या हमारे पानी वानी के संपर्क में आता है, तो उससे क्या होता है, वो संक्षारित हो जाता है, वो खराब होने लगता है। दोस्तों लोहे में इसी संक्षारण को आप जंग का नाम देते हैं। तो लोहे में जो अब जंग लगता है वो भूरे कलर का लगता है, पीतल या कॉपर में जो जंग लगता है दोस्तों वो हरे कलर का लगता है, और जो हमारा चांदी में जो हम देखते हैं उसके संक्षारण को, वो क्या है दोस्तों, काले रंग का लगता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं भैया, संक्षारण कहते हैं। बात आया समझ में। तो भैया जब कोई धातु नमी, वायु, जल की वजह से खराब होनी शुरू होती है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। इसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, तो यसद लेपन। सबसे पहले यसद लेपन, लौह इस्पातों पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है दोस्तों, यसद लेपन। इस तरीके से हम अपनी धातुओं को जो है बचा सकते हैं। टीन और क्रोमियम की प्लेटिंग करना, तो दोस्तों कई जो है देखिए टीन और क्रोमियम जो है वो थोड़ा संक्षारक रोधी होता है, तो इसके प्लेटिंग, इसकी परत को चढ़ाकर भी हम धातुओं को संक्षारित कर सकते हैं, और माफ करिए धातुओं को बचा सकते हैं, संक्षारित होने से बचा सकते हैं। बात आया समझ में। इसी तरीके से धातु को मिश्र धातुएं बना सकते हैं। धातुओं को मिश्र धातु बनाकर, यानी जैसे कॉपर को बचाना है तो उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दीजिए तो वो पीतल बन जाता है। तो इस तरीके से कॉपर पूरी तरीके से जो है बचाव पूर्ण हो जाता है। ठीक, तो धातु को मिश्र धातुएं बनाकर भी जो है धातु का संक्षारण रोका जा सकता है। रंगाई करके, आपने देखा ही होगा, आप अपना शटर, घर द्वार का जितना भी मतलब लौह इस्पात होता है, जितने भी लोहे के सामान हैं, आप उसको पेंट कर देते हैं। तो रंगाई कर भी एक तरीके से इनके जो है जंग लगने को रोका जा सकता है। उसके बाद ग्रीस या तेल लगाकर, यदि आप इसके ऊपर ग्रीस या तेल लगा देते हैं तो भी ये हवा के संपर्क में नहीं आता, नमी के संपर्क में नहीं आता, जिसकी वजह से ये संक्षारित होने से बच सकता है। बात इतनी समझ में आई, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट था।
अब बात करते हैं उपधातु की दोस्तों। तो उपधातु क्या है? तो जिसमें दोस्तों क्या हो कि भैया धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद हों, जिनके अंदर धातु और धातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। इसमें हमारा एंटीमनी, आर्सेनिक इत्यादि ये सब चीजें आती हैं, जो कि इसमें उतना ज्यादा आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो बस इतना समझ लेना बेहतर है। अब बात करते हैं मिश्र धातु की। मिश्र धातु का एक छोटा सा हेडिंग आपके जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है मिश्र धातु के लिए। तो मिश्र धातु क्या होता है? जब हम दो धातुओं या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए पीतल बनाने के लिए 70% कॉपर और 30% जिंक का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो भैया Cu का इस्तेमाल कितना किया जाता है? 70% किया जाता है। और जिंक का इस्तेमाल कितना किया जाता है? 30% किया जाता है। अब आपने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल देखा होगा, जिसे हम कांस्य पदक या कांसा कहते हैं। भैया उसमें Cu 88% और यशयन आपका 12% होता है। तो इस तरीके से मिश्र धातु बनाया जाता है, यानी दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करके जब कोई एक नई धातु बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्र धातु कहते हैं। तो भैया एक सीधा सा मुझे आप सवाल का जवाब देकर अब जो है कमेंट में बता दीजिए कि भैया कॉपर का प्रतीक क्या है? कॉपर का प्रतीक क्या है? और एक चीज और बता दीजिएगा कि तांबे का प्रतीक क्या है? तांबे का प्रतीक, क्या दोनों के प्रतीक एक हैं या अलग अलग हैं? दोनों के प्रतीक मुझे बता दीजिएगा, कॉपर का भी बता दीजिएगा और तांबे का भी। क्या दोनों के एक हैं ये भी बता सकते हैं आप? तो भैया आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं। मैं मिलूंगा आपसे वन शॉट की इस वीडियो को खत्म करके यहां पे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।